बाद 9 बजे के बाद भी तो ईशा की नमाज पढ़ सकते हो ना? नहीं? हाँ जी। तो 9 बजे के बाद पढ़ लेते, ईशा की नमाज का टाइम तो नहीं जाता। नहीं, अभी तो बस टाइम नहीं है। मैं लेक्चर खत्म होगा जल्दी छुट्टी दे दूंगी, लेकिन ब्रेक नहीं देगी, ठीक है? फजीलत का वक्त खत्म होता है? हाँ, ये तुम लोग सही बातें करोगे, मुझे तो गुनाह नहीं चढ़ाओ मेरे सर पे। तो खाना डाल के रख लेते हैं, रख लो ना पास। ऐसे नहीं होता, ईशा की नमाज अगर टाइम उन्होंने कहा बाजमात नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से, लेकिन बाकी तो नमाज पढ़ सकते हो। 2:30 से 5:30 वाले बैचेस भी आते हैं अकेडमी में, वो लेने थे ना। अगर इतना मसला था, मैं क्या करूँ? अच्छा चलो यार, गुनाह नहीं चढ़ाना मेरे से बस। अच्छा, तो खैर कनेक्टिकट की स्टे कॉलोनी जो है वो बन गई। उसके बाद एक कन्फेडरेशन बनी विच इज कॉल्ड द न्यू इंग्लैंड कन्फेडरेशन। ठीक है, अब न्यू इंग्लैंड कन्फेडरेशन क्या आती है? ये जो नॉर्थ वाली स्टेट्स हमने पढ़ी है ना, कॉलोनीज, प्लायमाउथ, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, न्यू हैम्पशायर, कनेक्टिकट, ये जो सारी थी ना, इन्होंने मिल के अपनी एक बना ली कन्फेडरेशन, बना ली कि न्यू इंग्लैंड कन्फेडरेशन, एक अपनी ज्वाइंट कोalition बना ली। और उन्होंने ये कहा कि बेसिकली इसमें था कौन कौन, प्लायमाउथ, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, न्यू हेवन वगैरह। और इनका बेसिक पर्पस ये था कि जो, क्योंकि देखो अगर आप मैप में देखें तो ये सारे जुड़े जुड़े से ना, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको। ये ये सारे ऊपर से सारे कनेक्टेड हैं, लैंड रूट कनेक्टेड है इनका। तो बेसिकली इनका बेसिक जो पर्पस था एक न्यू इंग्लैंड कन्फेडरेशन बनाने का, वो ये था कि कोई भी अगर बाउंड्री डिस्प्यूट्स होंगे तो उनको सेटल करेंगे, कोई इंडियंस होंगे तो उनके अगेंस्ट डिफेंड करेंगे अपनी बाउंड्रीज को। आप आपस में जितनी भी ये कॉलोनीज हैं, ये आपस में कोई ट्रेड शेड करेंगे तो उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोई भी और कॉलोनीज जैसे और बाहर के लोग जैसे फ्रेंच, डच, स्वीडिश वगैरह जो कि अटैक करना चाह रहे होते थे उनपे, उनसे प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने अपनी एक न्यू इंग्लैंड कन्फेडरेशन बनाई। दिस वाज देयर पर्पस। अब क्योंकि मैसाचुसेट्स जो है वो थोड़ी बड़ी स्टेट थी, वहां पे पॉपुलेशन भी ज्यादा थी, वहां ये सेटल किया गया कि जितनी बड़ी, जो भी स्टेट सबसे बड़ी होगी, वो उसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी, वो ज्यादा फंड देगी। तो सबसे ज्यादा कौन सी थी? मैसाचुसेट्स। तो बेसिकली मैसाचुसेट्स की जिम्मेदारी ये थी कि न्यू इंग्लैंड कन्फेडरेशन में सबसे ज्यादा फंड जो है वो मैसाचुसेट्स थे। लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम मैसाचुसेट्स ने फंड देने से इनकार कर दिया कि हम तो नहीं दे रहे फंड। तो अब बेसिकली अब ये जो न्यू इंग्लैंड कन्फेडरेशन में जो सारी कॉलोनी थी ना, ये हर 3 साल बाद मिलती थी। तो अब 3 साल बाद मिलके वो क्या ही कैचअप करना था उन्होंने, ठीक है? तो इस तरह से ओवर द कोर्स ऑफ टाइम मैसाचुसेट्स फंड नहीं दे रहा, वो बहुत अरसे बाद मिल रहे थे, तो कन्फेडरेशन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम वीक हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने कन्फेडरेशन का चार्टर कैंसिल कर दिया और कन्फेडरेशन टूट गई। बनी भी और फिर टूट भी गई। तो आप कह सकते हो ये लास्टेड फॉर रफली 35-40 साल की रही है कन्फेडरेशन, 40 साल के लिए। ठीक हो गया? आर वी गुड टू लिया? कि द बेसिक पर्पस वाई कन्फेडरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड वाज कि अपने बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल करेंगे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंडियन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फ्रेंच, स्वीडिश, डच, और आपस में जो ट्रेड वगैरह करेंगे उसको भी कोऑर्डिनेट करेंगे। चलो गुड, आगे चलते हैं पे। अब बेसिकली क्या है कि एक बनती है डोमिनियन ऑफ न्यू इंग्लैंड, ठीक है? अब डोमिनियन ऑफ न्यू इंग्लैंड में ये था कि जो सारी नॉर्थ वाली कॉलोनीज है जो अभी न्यू इंग्लैंड कन्फेडरेशन में हमने पढ़ी है, वो और कुछ मिडल कॉलोनीज, वो सारी मिल के बन जाती हैं डोमिनियन ऑफ न्यू इंग्लैंड, बना दिया उन्होंने। अब जब डोमिनियन तो उन्होंने बना लिया कि चलो अब हम कोऑर्डिनेट करेंगे अपनी एक्टिविटीज वगैरह और ट्रेड वगैरह कोऑर्डिनेट करेंगे, लेकिन इंग्लैंड ने क्या किया? इंग्लैंड ने सारी कॉलोनीज का चार्टर कैंसिल किया, उन सारी कॉलोनीज को रॉयल कॉलोनीज बना दिया और ले आए डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ किंग। और गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने उनकी सुपरविजन के लिए एक प्रेसिडेंट भी अपॉइंट कर दिया कि ये प्रेसिडेंट है तुम लोगों का, और ये देखेगा तुम लोगों के सारी एक्टिविटीज को।
अब गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड बेसिकली ये इस वजह से करी थी क्योंकि वो ये चाहती थी कि कॉलोनी के लोगों से ज्यादा टैक्स लिए जाएं। ठीक है। अब वो टैक्स लेने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, उनके चार्टर को कैंसिल कर दिया और डायरेक्टली अपने अंडर ले आया गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। तो जब वो अपने अंडर ले आया और लोगों को समझ आ गई कि यार ये तो हमसे टैक्स नहीं खाते, इसका कर रहे हैं, तो कॉलोनीज के लोगों ने रिबेल करना शुरू कर दिया। ठीक है, बागी हो गया आप कह सकते हैं। तो डोमिनियन जो है वो बहुत थोड़े से टाइम तक रही थी, खाली 1686 से 1689 में खत्म हो जाती है। डोमिनियन डिसॉल्व हो गई। 1691 में प्लाईमाउथ को मर्ज कर दिया गया मैसेच्यूसेट्स में, और मैसेच्यूसेट्स को भी रॉयल कॉलोनी बना दिया गया। तो इस टाइम जब उनके चार्टर कैंसिल हुए, तो इसका मतलब ये है कि ऑल दीज कॉलोनी जो सारी नॉर्थ कॉलोनीज एंड सम ऑफ द मिडल कॉलोनीज, they were made the royal colonies and all of them were looked after by the king of England, and there was a president that was appointed on them, and they were actually trying to get as many taxes from them। अभी तो आप आगे देखेंगे कितने टैक्सेस इम्पोज किए गए थे उन पे। 15-16 तो मैं आपको पढ़ा दूंगी टैक्सेस, यस आप कह सकते हो एक्ट तो पास किए गए थे। ठीक है, तो इस तरह से डोमिनियन ऑफ न्यू इंग्लैंड बनती है और वो डिसॉल्व भी हो जाती है। आर वी गुड टिल हियर? चलो गुड हो गया। फिर आती है न्यूयॉर्क की कॉलोनी। ठीक है, अब अगर हम देखें, हमने वो टेबल जो स्टार्ट में देखा था, तो उसमें न्यूयॉर्क की कॉलोनी जो है ये मिडिल कॉलोनी है। ठीक है, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया एंड डेलावेयर। तो न्यूयॉर्क की जो कॉलोनी थी, इंग्लैंड में चल रही थी सिविल वॉर उस टाइम। ठीक है, जब न्यूयॉर्क की कॉलोनी बनने से पहले। किसने और क्यों बनाया काशिफ, अभी मैं पूरी स्लाइड पढ़ा के पूछ चुकी हूँ, सही है, और फिर आ गया अगर आपके किसने बनाया है। डोमिनियन बेसिकली जो सारी नॉर्थ कॉलोनीज थी, यहाँ पे न्यू इंडियन कन्फेडरेशन टूट गई थी, तो उन्होंने क्या किया कि सबने मिलकर कॉलोनीज ने अपना एक डोमिनियन बना लिया गया। डोमिनियन बना लेते ताकि अपने उसको कोऑर्डिनेट कर सकेंगे चीजों को। तो डोमिनियन जो था उसको बनाया गया ताकि वो, आप ये कह लो कि बेसिकली जब डोमिनियन बना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो डोमिनियन इसलिए बनाया गया ताकि एक ही प्रेसिडेंट उनके ऊपर अपॉइंट होगा और वो उनकी एक्टिविटीज वगैरह को और उनकी सारी चीजों को सुपरवाइज कर लेगा। एंड द क्यों बनाया, बिकॉज दे वांटेड टू एक्वायर एज मेनी टैक्स एज दे कैन। ये अभी मैंने आपको बात बताइए। अच्छा, आगे आती है न्यूयॉर्क की कॉलोनी। यार यहाँ तो एक अजान शुरू होती है दूसरी खत्म होती है, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा चलो खैर, न्यूयॉर्क की कॉलोनी जो है 1664 में बनती है। उससे पहले इंग्लैंड में चल रही थी सिविल वॉर। अब सिविल वॉर जब वहां पे चल रही है तो चार्ल्स वन वहां पे उस टाइम किंग था। अब चार्ल्स वन को जब एग्जीक्यूट कर दिया गया तो जो मोनार्की है वो तो खत्म हो गई। फिर चार्ल्स टू आया, when he rose to power he became the king। तो एक और था जेम्स टू। एक चार्ल्स वन है, फिर चार्ल्स टू था, फिर जेम्स टू भी है। ठीक है, तो बेसिकली चार्ल्स वन है, चार्ल्स वन जब एग्जीक्यूट कर दिया गया, एंड व्हेन चार्ल्स टू रोज टू पावर, तो ही वाज द किंग एट दैट टाइम, चार्ल्स टू। और चार्ल्स टू का एक भाई था जिसका नाम है जेम्स टू। तो जेम्स टू को चार्ल्स टू ने दे दिया चार्टर मिडल पार्ट ऑफ अमेरिका का, और उसे ये कहा गया कि आप ये कर लें, बना लें अपनी कॉलोनी। ठीक है, अब उस टाइम मिडिल पार्ट में डच ऑलरेडी रह रहे थे और उस वो लोग कहते थे दिस इज न्यू नेदरलैंड्स ऑफ डच। जब वहां रह रहे थे और जाके जेम्स टू वहां पे गया, बिकॉज जेम्स टू अब किंग का भाई है और वहां गया है, तो वहां पे डच ने बेसिकली सरेंडर कर दिया। लड़ाइयां शड़ाइयां हुई होंगी, तो डच ने बेसिकली सरेंडर कर दिया। तो अब वहां पे रखी गई न्यूयॉर्क की बुनियाद। तो न्यूयॉर्क स्टार्ट से ही एक रॉयल कॉलोनी थी। वहां पे एक रॉयल गवर्नर था, उनका अपनी असेंबली वगैरह बनाई गई। अब रॉयल कॉलोनी जो बेसिकली थी, तो अब रॉयल कॉलोनी अब न्यूयॉर्क में अगर अभी भी देखें उस टाइम से अभी तक, न्यूयॉर्क में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। डाइवर्सिटी का मतलब ये है दैट देयर आर डिफरेंट एथनिसिटीज व्हिच वर लिविंग इन न्यूयॉर्क। when different ethnicities were living in New York, वहाँ diversity बहुत ज्यादा थी, लेकिन royal family जो है over the course of time it had gained a strong hold over the colony of New York। क्योंकि देखिए अगर तो एक ही ethnicity हो ना तो they are very tightly linked, तो उनके ऊपर रूल करना मुश्किल होता है एक बाहर वाले बंदे का। जबकि यहाँ पे ये था कि डिफरेंट एथनिसिटीज के लोग थे, डिफरेंट वैरायटी के लोग थे, तो एक किंग के भाई का वहां पे आके रूल करना बहुत ईजी है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि न्यूयॉर्क की जो कॉलोनी है, इसको ये शुरू से ही, बाकी कॉलोनीज तो ये ना कि चार्टर कैंसिल हुए और फिर वो रॉयल कॉलोनी बनी, यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है।
यहाँ पे क्या, दे आर ऑलरेडी द, आप कह लो कि रॉयल कॉलोनीज। ठीक है, तो इस तरह से न्यूयॉर्क की कॉलोनी एस्टैब्लिश हो जाती है। अब आप ये देखें आगे कि एक और कॉलोनी थी, एक और मिडिल कॉलोनी है विच इज कॉल्ड न्यू जर्सी। अब न्यू जर्सी, अब न्यूयॉर्क कॉलोनी बनाने के साथ जेम्स टू ने क्या किया, न्यू जर्सी के लैंड को भी कैप्चर किया। लेकिन उसके दो दोस्त थे, एक का नाम था बर्कले और एक कैटरेट। ठीक है, बर्कले और कैटरेट जो है बेसिकली उसने उसको लैंड जो है वो बेच दी। अब लैंड क्या हो रहा है कि फर्दर आगे आगे बांटी बांटी जा रही है। बर्कले ने क्वैकर्स को भी बेच दी। अब क्वैकर बेसिकली इट्स ऑल्सो अ सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इट इज दे आर कॉल्ड द पीस लविंग क्रिश्चियंस। जरा प्यूरिटन्स, मैंने कहा था ना आपको कि प्यूरिटन सेपरेटिस्ट जैसे एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते, तो क्वैकर्स भी पीस लविंग क्रिश्चियन थे। तो इस तरह से कॉलोनी फर्दर डिवाइड होती गई कि न्यू जर्सी की जेम्स टू ने खरीदने मतलब कैप्चर कर लिए। जेम्स टू ने बर्कले और कैटरेट को दी है, बर्कले ने क्वैकर को दे दी है। तो इस तरह से लैंड जो है, द लैंड वो द कॉलोनी वाज गेटिंग डिवाइडेड। तो अब क्वैकर्स बेसिकली क्या हुआ कि वहां पे रहना शुरू हो गए। लेकिन न्यू जर्सी का जो पॉलिटिकल कंट्रोल था दैट वाज विद न्यूयॉर्क। ठीक है, इवन दो उस लैंड पे लीडर वगैरह जो थे दे वर क्वैकर्स, बट द आप कह सकते हो जो पॉलिटिकल कंट्रोल था वो न्यूयॉर्क के पास था। न्यूयॉर्क वाज अ रॉयल कॉलोनी विच शोज दैट द न्यू जर्सी वाज आल्सो अ रॉयल कॉलोनी एज वेल। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड ने क्या किया कि डिफरेंट उसके आसपास के डिफरेंट पार्ट्स को इकट्ठा किया, न्यू जर्सी को भी रॉयल कॉलोनी बना दिया। पहले न्यूयॉर्क उसका पॉलिटिकल कंट्रोल रखता था, फिर डायरेक्टली अंडर द किंग आ गया। तो इस तरह से न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी की भी कॉलोनी भी एस्टैब्लिश हो गई। ठीक हो गया। सही है, गुड। आगे चलें। ये क्या है? शुड वी मूव ऑन? तुम लोग लिख रहे हो इसलिए देर से अप्लाई करते हो या सुन नहीं रहे? चलो गुड। अच्छा, गुड हो गया। सुन रहे हो तो लिख क्यों नहीं रहे? मैं स्लाइड्स तो आप लोगों से शेयर नहीं कर रही कि आप लोग लिख नहीं रहे। जी मैं कर देती हूँ पीछे। कौन सी कह रही हो? अरीना, ये न्यू जर्सी वाली कह रही हो? स्लो चल लेती हूँ तो बता दो ना कि स्लो चलूं। स्लाइड्स नहीं करी ना मैंने, पहले लेक्चर में कह दिया था। मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगी, बुलेट पॉइंट, स्लाइड्स शेयर नहीं करी। जेरी ना, मैंने आगे पीछे स्लाइड पे कर ले नोट। तो लिखो ना तुम लोग, लिख क्यों नहीं रहे? अगर स्लाइड्स शेयर कर रहे हो, लिखोगे तो तैयारी भी हो जाएगी, ज्यादा हेल्प होगी लिखने से।
ये नोट्स तो दूंगी, तो नोट्स दूंगी, इसका मतलब तो बुलेट पॉइंट्स नोट्स है ना। तो बहुत, अब बहुत सारी चीजें जो मैं कहानियां जुबानी बता रही हूँ वो तो नोट्स भी नहीं होगी, वो तो बुलेट पॉइंट्स हैं। न्यू इंग्लैंड कन्फेडरेशन में दिखा दूं पीछे, मिस हुआ है कुछ लिखना। न्यू इंग्लैंड कन्फेडरेशन तो बहुत पीछे है यार। एक तो ये मुझे समझ नहीं आती कि अगर मैं, जल्दी से यार देखो मैं आगे चलूं। राजा भाई तुम्हें मैं क्लास में ही नहीं बैठने दूंगी, तुम्हें अब स्क्रीनशॉट लिया तो सब्र करो। तो तुम लिख क्यों नहीं रहे यार तुम लोग? एक बात मैं तुम्हें बता रही हूँ, जितना मर्जी तुम लोग पढ़ लोगे ना, सीएसएस सिर्फ तभी पास होगा जब तुम लिखो। इसीलिए तो मैं ये स्लाइड शेयर, मुझे हर बैच के लिए ना स्लाइड चेंज करनी पड़ती है थोड़ी बहुत, क्यों स्क्रीनशॉट लेके तो पूरी पता नहीं कहाँ नेट पे लगी होती है। तो मुझे कौन है मैडम गो स्लो, आई गो स्लो। तो मैं स्लो पे पढ़ा लूंगी, कोई मसला नहीं है। तुम लोगों को लगता है करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हुई सर फरीद की, तुम लोगों को स्पीड का अंदाजा नहीं है। पता नहीं कह रहे फास्ट पढ़ाती हूँ। आई probably I speak fast, but yeah, आज लोग में समझ आ रही है ना तो इट्स फाइन। अच्छा लिख लिया यार तुम लोग, आते स्लाइड खोलू, मैंने खोल दिया, लिख लिया तो फिर आगे चलो। चलो जी। अच्छा अब आ जाती है पेंसिल्वेनिया की स्लाइड, पेंसिल्वेनिया की स्टेट। सरार खालिद बीन देयर, लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा चलो जी, डेलावेयर आगे है यार, वो पहले नीचे आ गया था। पेंसिल्वेनिया फिर डेलावेयर आएगा, तरतीब से ही चल रहा है। अच्छा तो पेंसिल्वेनिया बेसिकली जो है वो, अब देखिए पेंसिल्वेनिया के लिए आपके विलियम पेन एक बंदे का नाम है, ठीक है। अब पेन से पेंसिल्वेनिया नाम आया हुआ बेसिकली। तो वो एक क्वैकर था, क्वैकर जिसमें आपने बताया कि एक सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी ही है। तो विलियम पेन जो है वो रहता था इंग्लैंड में, एंड ही ऑल्सो हैड गुड रिलेशन विद रॉयल फैमिली। उसने कहा कि चले मुझे भी दें चार्टर, में जाके अपनी कॉलोनी बनाऊं। तो उसने क्या किया, अपनी कॉलोनी बना ली। और वो रॉयल कॉलोनी नहीं थी, बिकॉज उसको चार्टर मिला था ना, चार्टर कैंसिल नहीं हुआ। और चार्टर ऐसा भी नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि हम किंग का भाई जो है वो स्टैब्लिश कर ले, तो इट वाज नॉट अ रॉयल कॉलोनी। तो फ्रेम ऑफ गवर्नेंस स्टैब्लिश की, लोगों को फ्रीडम ऑफ वोट दिया, लिबर्टी दिया, फ्रीडम दिया। और पेंसिल्वेनिया बेसिकली ये जो स्टेट है जो, अब अगर हम बात करें स्टेट ऑफ पेंसिल्वेनिया, तो जब अमेरिका इंडिपेंडेंस हासिल कर रहा था ना, तो जो पेंसिल्वेनिया की है, हाँ तक मिलती जुलती हैं। तो पेंसिल्वेनिया की बेसिकली जो आप कह सकते हैं कि स्टेट है ना, इट एक्ट इस पेंसिल्वेनिया और मैसाचुसेट्स, इन दोनों ने इंडिपेंडेंस वाले पूरी जर्नी में, कोर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में, दे हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। काफी कन्वेंशंस वगैरह जो हैं वो पेंसिल्वेनिया वगैरह में ही होती रही हैं। A lot of people who were rebellious and who wanted to get independence, they belonged from Massachusetts. तो इन दो स्टेट्स का ना बहुत किरदार है इन गेटिंग इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका। तो खैर विलियम पेन था, वो क्वैकर था, उसने गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड से कहा कि भाई हमें दो, मुझे दो चार्टर, मैं जाके अपनी कॉलोनी बना लूं। तो उसने जब अपनी कॉलोनी बनाई तो वहां पे एक फ्रेम ऑफ गवर्नेंस जो एस्टैब्लिश किया उसने, ये था कि एवरीबडी इज इक्वल, पीपल हैव द राइट टू लिव फ्रीली, लिबर्टी है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, एंड एवरीवन कैन वोट। अब पेंसिल्वेनिया का जो कैपिटल है ना, पेंसिल्वेनिया टुडे इज नाउ अ स्टेट, राइट। हर स्टेट का एक कैपिटल होता है, जैसे हमारे पाकिस्तान के चार सूबे, राइट, हर सूबे का एक कैपिटल है ना। जैसे पंजाब का लाहौर है, सिंध का कराची है, केपी का पेशावर है, बलूचिस्तान का कोयटा है, एजेके का जी वो है मुजफ्फराबाद है। तो इस तरह से हर सूबे का बेसिकली क्या होता है, एक कैपिटल होता है। तो वैसे ही इस तरह से हर स्टेट का भी अमेरिका में एक कैपिटल होता है। जैसे यूटा का सॉल्ट लेक सिटी है, कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस है, नेवाडा का लॉस वेगस है,
फिर और किसका मुझे याद है, न्यूयॉर्क का न्यूयॉर्क सिटी है, वगैरह वगैरह। तो अब बेसिकली ये है कि एक जो सिटी, वहाँ एक सिटी है जिसका नाम है फिलाडेल्फिया। ठीक है। अब पेंसिल्वेनिया के अंदर बेसिकली फिलाडेल्फिया जो है दैट इज एन इम्पोर्टेंट प्लेस एज वेल। और फिलाडेल्फिया का मतलब है ब्रदरली लव। ठीक है। तो इसलिए वो, अगर कहीं आ जाए आपको ऑब्जेक्टिव में कि फिलाडेल्फिया का मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए अगर आ जाए। ठीक है। तो इस तरह से पेंसिल्वेनिया की कॉलोनी भी एस्टैब्लिश होगी। सही हो गया। चलें आगे। लिख लिया तो फिर चलते हैं। जी जाहिद, गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल गिलगित है। सॉरी, मैंने गिलगित बल्तिस्तान वेस्ट कर दिया था। नॉट रॉयल वाला पॉइंट ये था कि बेसिकली क्या है कि कॉलोनीज जो है ना, वो रॉयल कॉलोनीज कब बन रही थी असमा, जब उनका चार्टर कैंसिल किया जा रहा था, या फिर डायरेक्टली अगर किंग का भाई वगैरह या कुछ इस तरह लोग उसको स्टैब्लिश कर रहे थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ रॉयल क्यों कह रहे कि रॉयल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका नाम, उसका चार्टर कैंसिल हुआ है, उसको चार्टर भी दिया गया है, और साथ में लाइक इनडायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ किंग, लेकिन डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ किंग नहीं था, इसलिए नॉट रॉयल। सही हो गया, आगे चले। चलो आगे चलते हैं। आगे आ जाती है हमारे पास डेलावेयर। अब डेलावेयर जो है इसको भी स्टैब्लिश किया जेम्स टू ने, तो इसका मतलब है ये भी एक रॉयल कॉलोनी होगी, क्या ख्याल है। अब वहां पे एक रिवर था, नाम था डेलावेयर, सॉरी डेलावेयर रिवर, इसलिए इसको कह दिया डेलावेयर। अब बेसिकली हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि न्यू जर्सी का पॉलिटिकल कंट्रोल जो है वो था विद न्यूयॉर्क। इसी तरह डेलावेयर जो है उसका पॉलिटिकल कंट्रोल जो है वो भी था न्यूयॉर्क के साथ। अब होता इस तरह से है कि न्यूयॉर्क के तक 1664 से लेकर 1682 तक तो रहा है उसका, आप कह सकते हो पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ डेलावेयर आया विद न्यूयॉर्क। अब 1682 में ये हुआ कि पहले तो, चलो पहले तो ये है ना कि हमने कहा है कि न्यू जर्सी का पॉलिटिकल कंट्रोल जो है वो न्यूयॉर्क के साथ था। फिर हमने ये कहा है कि यहाँ पे जो डेलावेयर है इसका पॉलिटिकल कंट्रोल भी न्यूयॉर्क के साथ था। अब हुआ इस तरह से कि 1682 में एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ बिटवीन पेंसिल्वेनिया एंड डेलावेयर। तो जो विलियम पेन था, हु वाज द फाउंडर ऑफ पेंसिल्वेनिया, विलियम पेन ने क्या किया कि परचेज कर लिया डेलावेयर फ्रॉम किंग ऑफ इंग्लैंड, कि आप हमें ये लैंड मुझे चाहिए। तो जो कंट्रोल डेलावेयर का था वो न्यूयॉर्क से शिफ्ट होके पेंसिल्वेनिया के पास चला गया। ठीक है। तो 1862 के बाद द कंट्रोल ऑफ डेलावेयर वाज शिफ्टेड फ्रॉम न्यूयॉर्क टू Pennsylvania. So that means initially, if Delaware was a royal colony, when the control of Delaware was shifted to Pennsylvania, it no longer remained a uh, कह सकते हैं रॉयल कॉलोनी। व्हाट वाज अ फ्री स्टेट, स्टेट तो है नहीं, अभी तो कॉलोनी है खाली। क्या मतलब अफसान नियाजी, प्लीज आस्क अगेन। फ्री स्टेट से क्या मुराद है आपकी यहाँ पे। पेनिनसल्वेनिया। हाँ, ही परचेज इट। नहीं, आप कह रहे हो ही परचेज फ्रॉम की, नाउ ही इज फ्री, हु इज फ्री।
देखिए मैं ये कह रही हूँ कि डेलावेयर वॉज अ रॉयल कॉलोनी बिकॉज उसका पॉलिटिकल कंट्रोल न्यूयॉर्क के पास था, ठीक है। अब क्या है बेसिकली कि डेलावेयर को खरीद लिए पेंसिल्वेनिया ने। पेंसिल्वेनिया रॉयल कॉलोनी नहीं है, तो डेलावेयर भी फिर रॉयल कॉलोनी ना हुई। तो रॉयल कॉलोनी ना होने का मतलब ये नहीं कि वो फ्री है, इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ किंग नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऊपर एक सुपरवाइजर है और फिर किंग है तो सही, लेकिन डायरेक्टली किंग नहीं चला रहा उसे। किंग ने अपना प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं किया हुआ उसके ऊपर। दे हैव द चार्टर। यस। ठीक हो गया। गुड, यहाँ तक बात समझ आ गई है। यार अच्छा काशिफ, अभी प्रोप्राइटरी कॉलोनी ना बेसिकली ये था कि आप कह सकते हो कि इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइसेंस दिया जाता था लोगों को रूल करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि मतलब मैं प्रोप्राइटरी कॉलोनीज आपको इससे एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि जैसे पेंसिल्वेनिया थी, इसको और डेलावेयर वगैरह को और न्यू जर्सी वगैरह मैरीलैंड वगैरह जो थी, उनको कहा जाता था प्रोप्राइटरी कॉलोनीज। काशिफ ने पूछ के मैं बता दूं, एक चीज होती है प्रोप्राइटरी कॉलोनी। तो ये कुछ कॉलोनीज जैसा कि पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, न्यू जर्सी वगैरह, इनको कहा जाता था प्रोप्राइटरी कॉलोनीज। इसलिए कहा जाता था कि प्रोप्राइटरी कॉलोनीज वो कॉलोनीज होती हैं विच वर ओन्ड बाय अ पर्सन। जैसे विलियम पेन जो था, ही वाज ओनिंग दीज कॉलोनीज। तो ऐसा बंदा बेसिकली कुड ओन, आप कह सकते हो कि जिसको एक बंदा ओन वो कर रहा हो, लाइक जिसकी अथॉरिटी है, कह सकते हो कि जिसने जिसकी वो कॉलोनी हो, जिसने चार्टर लिया है। हाँ, प्रॉपर्टी से आकर उसकी प्रॉपर्टी है बेसिकली, आप राइट। तो बेसिकली ये है कि नॉर्मली जो बंदा वो जमीन, वो कॉलोनी ओन करता है ना, ही हैज टू बी अ वाइट पर्सन, ब्लैक नहीं होता वो। जी। जो कि फिर लॉज बना सकते हैं या प्रोप्राइटरी, या एग्जैक्टली आसिफ हसन एक्सप्लेन कर दिए बेहतर कि जो प्रोप्राइटरी राइट्स थे या प्रॉपर्टी राइट्स थे, वो किंग जो है वो डेलीगेट कर देता था उस इंडिविजुअल पे। बेसिकली अब लेट्स सपोज कि अगर मैं उस टाइम उधर होती और मैं इंग्लैंड से, इफ आई बीइंग, अगर मैं एक वाइट फीमेल होती और मैं कहती मैंने वहां पे लैंड लेनी है और मुझे किंग चार्टर दे देता, तो इसका मतलब ये है कि आई हैड द प्रोपराइटरी राइट्स ऑफ दैट कॉलोनी। और मैं वहां जाके क्या करती कि मैं वहां पे लॉज बना सकती हूँ, मैं अपनी मर्जी के लोग वहां पर अपॉइंट कर सकती हूँ, ठीक है। वो लॉर्ड ऑफ प्रोपराइटर वगैरह आपने लफ्ज सुना होगा। तो ये कहानी थी प्रोपराइटरी कॉलोनी की। ठीक है कि यहाँ बाकी तो उन्होंने चार्टे चार्टे कैंसिल करके रॉयल कॉलोनीज बना दिया था। यहाँ पे क्या था कि विलियम पेन के पास इसकी प्रोप्राइटरी राइट्स थे, तो दीज वर कॉल्ड द प्रोप्राइटरी कॉलोनीज। ठीक है काशिफ। अच्छा, फिर आ जाती है आपकी वर्जीनिया। तो वर्जिया, अब हम आगे साउथ वाली कॉलोनीज पे, ठीक है। अब वर्जीनिया कॉलोनी जो है उसको स्टैब्लिश किया था लंदन वर्जीनिया कंपनी ने। मैंने अभी थोड़े पहले आपको बताया कि लंदन वर्जीनिया कंपनी जैसे कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी सब कॉन्टिनेंट की, वैसे ही लंदन वर्जीनिया कंपनी थी जिसने स्टैब्लिश की थी कॉलोनी ऑफ वर्जीनिया। तो वर्जीनिया वाज बेसिकली द फर्स्ट कॉलोनी जो कि यूरोपियंस ने बनाई थी इन अमेरिका। तो दे एक्चुअली मूव टू द न्यू वर्ल्ड इन ऑर्डर टू फाइंड गोल्ड। उन्हें लग गया था वहां पे उन्हें गोल्ड शोल्ड मिल जाएगा, मर्केंटाइलिज्म की थ्योरी अप्लाई करना चाहते थे बेसिकली। लेकिन बेसिकली जब वो वहां पहुंचे तो देयर वाज नो गोल्ड ओवर देयर, ठीक है। और जब वहां पे गोल्ड नहीं था तो दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग टोबैको। जब उन्हें टोबैको प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया तो एग्रीकल्चरल फील्ड जब वहां पे सेटअप की गई, वहां पे उन्होंने काश्तकारी और फसल शसल लगाना शुरू की, तो दे रियलाइज दैट दे नीडेड मैन पावर टू सर्वाइव। एंड सिंस दे नीडेड मैन पावर, तो उन्होंने वहां पे स्लेवरी की बुनियाद रखी और अफ्रीका से स्लेव्स को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। और वर्जीनिया में बेसिकली स्लेवरी की उन्हें बुनियाद रखी। देयर वाज पहली कॉलोनी थी वहां पे, मतलब ऑब्वियसली जब एवरीबडी लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, पहली पहली कॉलोनी थी इंग्लैंड की, तो बहुत ज्यादा लाइक आप कह सकते हो कि पुअर मैनेजमेंट थी, उनके अपने अंदर बहुत मसले मसाइल थे।
तो 1624 में गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने जिन लोगों ने वर्जीनिया बनाई थी उनको चार्टर उनका कैंसिल कर दिया और वर्जीनिया की कॉलोनी को भी रॉयल कॉलोनी बना दिया गया। ठीक है, तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि वर्जीनिया वाज द कॉलोनी व्हिच एक्चुअली सेट द स्टोन ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका, बिकॉज फ्रॉम देयर द स्लेवरी एक्चुअली स्टार्टेड। उन्होंने स्लेव्स इंपोर्ट करना शुरू किए थे अफ्रीका से। ठीक हो गया? गुड टू हियर। कड़क। Are we good, guys? असल न्याजी डेट चेक करनी पड़ेगी for that. It was formed, but the charter got cancelled in 1624. Probably, but have to see the dates of other colonies. मैं देख के बताती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, फिर आ जाती है आपकी मैरीलैंड की कॉलोनी। मैरीलैंड की कॉलोनी जो है इट वाज आल्सो अ कॉलोनी ऑफ द साउथ। अब अगर देखा जाए तो मैरीलैंड की कॉलोनी जो है वो स्टैब्लिश की थी, उसका नाम था जॉर्ज कैलवर्ट। जॉर्ज कैलवर्ट कैथोलिक था, जैसे हमने अभी कहा था कि फॉर रिलीजन लॉट ऑफ पीपल माइग्रेटेड, तो वहां पे जब प्रोटेस्टेंट्स ने माइग्रेट करके न्यूली फाउंड वर्ल्ड में आए थे तो साथ साथ कैथोलिक भी आए थे। तो उसने क्या किया, बेसिकली किंग से कहा चार्टर दे दें। किंग ने कहा ठीक है भाई मैं दे दे चार्टर, लेकिन नाम कॉलोनी का मेरी बीवी के नाम पे होना चाहिए। तो बीवी का नाम था मारिया, तो बस उसके नाम पे मैरीलैंड नाम कॉलोनी का पड़ गया। तो कैथलिक्स बेसिकली वो ये थे, दे वो वेरी वेलकमिंग कि कोई भी आना चाहता है आ सकता है, बस हम यहाँ पे एक दूसरे के रिलीजन का ख्याल रखेंगे ये वो। तो बहुत सारे प्रोटेस्टेंट्स जो हैं वो भी आना शुरू हो गए। तो इन द कॉलोनी ऑफ मैरीलैंड there were Catholics living and they were Protestant living as well, and they were living peacefully because इंग्लैंड को से रिक्वेस्ट की गई मैरीलैंड के बनाने वालों ने कि आप एक एक्ट पास करें विच इज कॉल्ड द रिलीजियस टॉलरेंट एक्ट, और एज पर दैट एक्ट एवरीबडी वाज गिवन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो इस तरह से मैरीलैंड की कॉलोनी सक्सेसफुली एस्टैब्लिश हो गई। Are we good to Leah? Good. फिर आ जाते हैं आपके नॉर्थ कैरोलिना एंड साउथ कैरोलिना। ठीक है, अब नोबेल्स कौन होते हैं मुझे ये बताएं पहले। मॉडल्स लोग, हाँ एलीट्स कह सकते हो, पीपल हु आर ऑफ इन्फ्लुएंस या हु आर क्लोजर टू द किंग बेसिकली। थोड़ा पीछे करूँ, ये लो कर दिए पीछे, लिखो। जी अशरफिया बेसिकली, या मैरिलन वाज नॉट फॉर्म या थॉट ऑफ फेमिनिस्ट तो नहीं कह सकते, तो उसकी बीवी के नाम पे रखे तो फेमिनिस्ट थोड़ी ना हो गया। अच्छा चलें फिर आगे, राजा वाहिद आगे चलो। हाँ नुमान ठीक कह रहे हो। टॉलरेशन का जो रिलीजियस टॉलरेंट एक्ट है ना, उन्होंने एक्ट पास किया, जैसे आप ये कह सकते हो कि पाकिस्तान में कितने सारे एक्ट होंगे, वुमेन एम्पावरमेंट एक्ट भी होगा, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है। तो बेसिकली क्या है कि प्रोटेक्शन बेसिकली प्रोवाइड करे वो एक्ट के थ्रू रिलीजन को, कि एवरीबडी इज
बेसिकली आप कह सकते हो कि एवरीबडी कैन लिव as per their religion, everybody can practice their religion, everyone can propagate their religion. तो एक रिलीजियस टॉलरेंट एक्ट रिक्वेस्ट की गई गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड को कि आप हमारी कॉलोनी के लिए एक रिलीजियस टॉलरेंट एक्ट पास कर दें कि वी कैन लिव पीसफुली एज लॉन्ग एज वी अबाइड बाय दिस एक्ट। तो उन्होंने वहां पे उस एक्ट को अबाइड किया, देयर वाज फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉर एवरीवन। तो इस तरह से मैरीलैंड की कॉलोनी वाज अ सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड कॉलोनी। फिर आती है नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना की हम बात कर रहे थे। तो बेसिकली हुआ इस तरह से कि नोबेल्स जो थे, अशरफिया जो है बेसिकली दे वर गिवन दैट दे वर एक्चुअली गिवन द चार्टर ऑफ द साउथ पार्ट। ठीक है, उन नोबेल्स को बना दिया लॉर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो प्रोप्राइटरी वाली बात का, तो दे हैड द राइट ऑफ प्रोप्राइटरी राइट या प्रॉपर्टी राइट की जगह कि आप ये कह रहे हैं। तो पहले नॉर्थ कैरोलिना स्टैब्लिश होती है 1633 में, क्योंकि लेकिन साउथ कैरोलिना वहां पे स्टैब्लिश नहीं की जाती स्टार्ट में बिकॉज ऑफ फियर ऑफ इंडियंस। अब फियर ऑफ इंडियंस क्योंकि जो साउथ कैरोलिना के नीचे वाला जो एरिया था ना, अभी हम आगे उसमें पढ़ेंगे, कॉलोनी में पढ़ लेंगे, उसके नीचे वाला जो एरिया था ना, वहां पे इंडियंस भी रहते थे, वहां पे फ्रांस वाले भी रहते थे, और कॉन्टिन्यूस थ्रेट था वहां पे कि वो इन्वेड कर लेंगे उनकी टेरिटरी में। अब साउथ कैरोलिना जो थी वो एक इम्पॉर्टेंट टेरिटरी इस वजह से थी क्योंकि वहां पे लैंड बहुत फर्टाइल थी। ठीक है, तो अब उन्होंने एस्टैब्लिश तो कर दिया, लेकिन एस्टैब्लिश करने में थोड़ा वक्त लग गया कॉलोनी। अब क्या वहां पे एग्रीकल्चरल फ्रेंच सॉरी स्पेनिश पीपल का थ्रेट था, नॉट फ्रांस वाले का। तो अब क्या है कि चार्टर मिल रहा है साउथ पार्ट का, उन्होंने पहले नॉर्थ एस्टैब्लिश किया, फिर उन्होंने साउथ एस्टैब्लिश किया आफ्टर सम इयर्स। अब मसला क्या था एस्टैब्लिश देर से करने में, क्योंकि वहां पे जो इंडियंस थे और जो वहां पे स्पेनिश लोग थे उसके एडजॉइनिंग एरियाज में, वहां पे उनका खतरा था दैट दे विल अटैक एनी टाइम। इस वजह से थोड़ा वक्त लग गया उनको साउथ कैरोलिना की कॉलोनी को एस्टैब्लिश करने में। ठीक हो गया। अच्छा, काशिफ क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन चार्टर कॉलोनी एंड प्रोप्राइटरी कॉलोनी। यार देखो, चार्टर कॉलोनी में तो क्या हो रहा है कि चार्टर दिया जा रहा है, ठीक है, और चार्टर दिया जा रहा है बेसिकली कि आप वहां पे कॉलोनी एस्टैब्लिश कर लें, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूल कौन कर रहे हैं वहां पे? किंग कर रहे हैं। ठीक है, कि किंग लोगों को चार्टर तो दे रहा है, पेट्रोनेज तो दे रहा है कि जी जाएं और आप वहां जाके अपनी कॉलोनी बना लें, लेकिन ऊपर कौन बैठा हुआ है? ऊपर किंग ही है, उसको देख रहे हैं। अब प्रोप्राइटरी कॉलोनी बेसिकली क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था कि उसमें ये होता है कि उसका चार्टर भी दिया जाता है लोगों को, लेकिन वो चार्टर दिया जाता है एज जैसे नोबेल्स को दे दिया बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ दैट पर्सन विद द किंग, और देन दे कैन एक्चुअली कैन आप कह सकते हो वहां पे लॉज और रूल्स डायरेक्टली भी बना सकते हैं। वहां पे किंग के इंटरफेरेंस कम है बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टी राइट्स ओवर देयर। बाकी जो दूसरे लोग इस रॉयल कॉलोनी है या जो सिंपल कॉलोनी आप कह सकते हैं या चार्टर वाली कॉलोनी है, उसमें ये है कि राइट्स नहीं दिए गए उन्हें लॉज बनाने की। मेक सेंस काशिफ? अच्छा, ठीक है, अच्छा यहाँ तक आगे चलें गाइस। चार्टर में क्या है कि देयर इज अ सेल्फ गवर्नमेंट बट दैट सेल्फ गवर्नमेंट इज सुपरवाइज्ड बाय अ किंग, किंग ऑफ इंग्लैंड। मैं ये कह रही हूँ जो फियर ऑफ स्पेनिश पीपल और इंडियंस का ये था कि बेसिकली एक टेरिटरी है, ठीक है, वो दी गई नोबेल्स को कि आप यहाँ पे बना लें अपना क्या कहते हैं कॉलोनी बना लें। तो नोबेल ने साउथ की बजाय पहले नॉर्थ कैरोलिना बनाई और फिर साउथ कैरोलिना बनाई। साउथ कैरोलिना बनाने में दे टुक सम टाइम बिकॉज उसके साथ ही नीचे जो आप कह सकते हैं कि जगह थी वहां पे इंडियंस और स्पेनिश पीपल का रहन सहन था वहां पे, दे हैड देयर प्लेसेस देयर। तो ये डर था कि सिंस वो इतने करीब है वहां पे लैंड मतलब
लैंड कॉन्टिग्यूटी है, तो वो हम पे अटैक वगैरह कर सकते हैं, इसीलिए बहुत मस्त आता। बट दे हैड टू कीप द टेरिटरी ऑफ साउथ कैरोलिना बिकॉज द लैंड दे वाज वेरी फर्टाइल। आखिरी टेरिटरी है जॉर्जिया, यहीं पे आपको एक्सप्लेन बात समझ आ जाएगी फिर ऑफ इंडियंस वाली भी। तो जॉर्जिया जब आखिरी कोरिया स्टैब्लिश होती है, तो अगर आप देखें, एक है अब फ्लोरिडा जो है ना, फ्लोरिडा वाज नॉट अ कॉलोनी ऑफ अमेरिका, कॉलोनी ऑफ वो कॉलोनी नहीं थी फ्लोरिडा, अब स्टेट तो है लेकिन कॉलोनी नहीं है। अगर आप मैप खोल के देखें तो जॉर्जिया के नीचे ना एक नीचे एक और स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट, जिसको फ्लोरिडा, उस टाइम वो स्पेन के कंट्रोल में होती थी वो जगह। ठीक है। अब हुआ इस तरह से कि उन्होंने जॉर्जिया की कॉलोनी इसलिए बनाई थी ताकि जॉर्जिया की कॉलोनी जो है वो बफर की तरह एक्ट करे। बफर पता है ना, लाइक बफर की तरह एक्ट करे, और साउथ कैरोलिना वाली टेरिटरी को प्रोटेक्शन हासिल हो सके। अटैक स्टैक करेंगे और साउथ कैरोलिना की इस फर्टाइल टेरिटरी को अपने कब्जे में कर लेंगे। इसी साउथ कैरोलिना को बचाने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक जगह पे कब्जा किया, जिसका नाम उन्होंने रखा जॉर्जिया। और जॉर्जिया एक कॉलोनी बनाई ताकि ये कुशन प्रोवाइड करेगी, एज अ बफर एक्ट करेगी बिटवीन दिस टेरिटरी, ये नीचे वाली जो कि फ्लोरिडा के या शील्ड की तरह करेगी, एज एक्ट करेगी, और इस साउथ कैरोलिना की टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम दिस टेरिटरी हियर जो कि स्पेन वालों के कब्जे में थी। जॉर्जिया was the last colony. Virginia was the first colony. बात चाहिए। ठीक है। तो जॉर्जिया जो है बेसिकली किंग जॉर्ज के नाम पे रखा था इन्होंने, जॉर्जिया का नाम, ही वाज अ फिलैंथ्रोपिस्ट एट दैट टाइम। तो खैर उन्होंने जॉर्जिया के अंदर मॉरल सिस्टम रखा कि कोई स्लेवरी नहीं होगी, देयर विल बी नो यूज ऑफ अच्छा, अब ये हर एंड पे हम देख रहे थे कॉज ऑफ एक्सप्लोरेशन कॉलोनाइजेशन। लास्ट पॉइंट ऑफ सेकंड पॉइंट ऑफ मैं एंड पे बताती हूँ, मैं सब मुझे पहले लेक्चर खत्म करने दो फिर आती हूँ। अच्छा, कॉज ऑफ एक्सप्लोरेशन कॉलोनाइजेशन का हम जिक्र करते हैं, एक्चुअली द कॉजेस। तो हम ये कह सकते हैं कि रेनाइसेंस इन यूरोप का क्या मतलब था, कि किस तरह यूरोप को ये पता लगा कि दुनिया जो है, देयर इज मोर टू वर्ल्ड देन ओनली थ्री कॉन्टिनेंट्स वगैरह वगैरह। तो रिनाइसेंस की कहानी आपने डाल देनी है कॉजेस में, डाल लेंगे ना रिनाइसेंस की कहानी। पहले लेक्चर में हम डिटेल में पढ़े रिनाइसेंस और डार्क एज वगैरह। अच्छा, फिर आप ये देखेंगे ओवर द कोर्स ऑफ टाइम देयर वाज साइंटिफिक डेवलपमेंट, नेविगेशन टेक्नोलॉजीज पर ज्यादा बेहतर होना शुरू हो गई, लोग कंपासेस वगैरह डेवलप करना शुरू कर दी, तो पीपल हैड द अर्ज टू मूव टू द अदर प्लेसेस। तो इस साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से एक्सप्लोरेशन भी हुई है और कॉलोनाइजेशन भी की गई है। फिर द यूरोप वांटेड टू एक्वायर रॉ मटेरियल्स, एंड फॉर रॉ मटेरियल्स दे वर, आप कह सकते हैं कि दे वेंट टू द न्यू वर्ल्ड। फिर यूरोप में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो भी हमने जिक्र कर दिया है। अपने ट्रेड को एक्सपैंड करना चाहते थे, ये तो खैर हमने हल्का सा एक्सप्लेन किया, लेकिन इसको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन होगा कि किस तरह से उन्होंने अपने ट्रेड को एक्सपैंड किया था। ठीक है। फिर वहां पे दबी कहानियां लिख सकते हैं। फिर प्रेशर का पॉपुलेशन मैंने आपको बताया था, डिजायर फॉर वेल्थ था एक कॉज था, बिकॉज दे थॉट दैट दे विल बी गोल्ड ओवर देयर एंड दे विल कैप्चर द गोल्ड, एंड उसके अलावा भी दे विल कैप्चर द रॉ मटेरियल्स एंड दे विल कन्वर्ट दोज इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, और फिर वो कॉलोनीज में ही बेचेंगे और इस तरह से वो अपनी
डेवलपमेंट करेंगे। और इंपीरियल रेस भी एक था। इंपीरियल रेस क्या होती है कि इंपीरियलिज्म का मतलब ये होता है कि एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर, दैट दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। ठीक है, ताकि उनका जो बेसिकली हेजेमनी जो है वो ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर रहे। तो दीज वर सम ऑफ द रीजंस ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड colonization. तो are we good? अच्छा, अब मुझे मेरे से कोई सेकंड पॉइंट एक बताने दो इस स्लाइड का। अच्छा, अब देखो बेसिकली जो रमेशा वो ये कह रहे थे कि जॉर्जिया को एक बफर स्टेट बनाया था ताकि साउथ कैरोलिना को प्रोटेक्ट करें। तो हमने अभी पिछले लेक्चर में ही कहा था कि पिछली 2-3 स्लाइड्स पीछे ही कहा था कि जो साउथ कैरोलिना है दैट वाज अ फर्टाइल एरिया। तो अगर आप मैप में देखें तो दिस इज नॉर्थ कैरोलिना, दिस इज साउथ कैरोलिना, दिस इज जॉर्जिया। और ये जॉर्जिया उन्होंने बनाई है बफर स्टेट, क्योंकि जो स्पेनिश थे और इंडियंस वगैरह स्पेनिश थे ना वो यहाँ रहते थे नीचे फ्लोरिडा वाली स्टेट, जो अब फ्लोरिडा वाली स्टेट जहाँ पे है वो यहाँ पे रहते थे। और यहाँ से खतरा था कि दे विल अटैक साउथ कैरोलिना और वहां पर कैप्चर कर देंगे, जबकि साउथ कैरोलिना जो थी दैट वाज अ फर्टाइल एरिया। वो नहीं चाहते थे कि ये इतनी जरी इलाका जो है वो उस पर कब्जा कर लें। तो इसीलिए उन्होंने दरमियान में इसको शील्ड प्रोवाइड करने के लिए दरमियान में एक स्टेट बना दी अपनी, जॉर्जिया, कि हमारा साउथ कैरोलिना जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब बात समझ आइए? ठीक है, अच्छा चलें, तो आई गेस वी आर गुड फॉर टुडे, क्या ख्याल है? नो प्रॉब्लम। तो फिर आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, जी आई शेयर द नोट्स टू अनम और अनम आपको भेज देगी। थैंक यू नीलम। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और